So happy morning everyone. Let's start the class today. शुरू करते हैं आज का क्लास. ओके, सो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा कि गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है और कौन कौन से हाई पेइंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स हैं, उसके लिए कौन कौन से स्किल्स की जरूरत होगी या गवर्नमेंट जॉब में आपको कौन सी परीक्षा पास करनी होगी. ये सारी चीजें हमने देखी हैं. मैंने सीखा पिछले क्लासेस में, ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया. सो एनडीए जो है वो उसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी. ठीक है, तो एनडीए में एंट्रेंस के लिए, उसमें जाने के लिए आपको आफ्टर 12th आपको परीक्षा एनडीए की देनी पड़ती है. और ये परीक्षा सेना में भर्ती के लिए है. 12वीं पास करने के बाद आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप एनडीए की परीक्षा देते हैं और सेना में जाते हैं. ठीक है, और वहां आपकी पढ़ाई भी जारी रहती है. ओके, दूसरा है सीडीएस. सीडीएस है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा होती है. आफ्टर ग्रेजुएशन आप इस परीक्षा को प्रॉपर तैयारी के साथ इस परीक्षा को देते हैं और अगर इसमें पास करते हैं तो आप फिर सेना में ऑफिसर रैंक में आपकी जॉब होती है. ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों परीक्षाएं हमारे सेना के लिए है. तीनों तरह की, हमारी 3 तरह की सेनाएं हैं, है ना. आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है. तो इन तीनों में एंट्री के लिए इन्हीं दोनों परीक्षाओं में से किसी एक को पास करके और तब आप जा सकते हैं. ठीक, अगर आप में से किसी को आईएएस या आईपीएस बनना है तो आप कौन सी परीक्षा देंगे? यूपीएससी. वेरी गुड, ऑसम ऑसम, दैट्स कूल. यूपीएससी की परीक्षा देंगे. यूपीएससी की परीक्षा कब दे सकते हैं, मतलब हमें हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मैट्रिक के बाद दे सकते हैं क्या? हाँ, तो हमें कितना पढ़ा होना चाहिए? हमारा बेसिक क्वालिफिकेशन यूपीएससी की परीक्षा के लिए क्या चाहिए? वेरी गुड, ग्रेजुएशन. और क्या साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स सभी स्ट्रीम के बच्चे इस परीक्षा को दे सकते हैं? ऑसम ऑसम, दैट्स अमेजिंग. आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, आईपीएस का बता दीजिए. इंडियन पुलिस सर्विस. ऑसम, इंडियन पुलिस सर्विस, वेरी गुड. और आईएएस का? इंडियन एसोसिएशन. एसोसिएशन. नो, नहीं नहीं, इट्स नॉट एसोसिएशन. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा. ओके, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. अगर आप आईएएस बनते हैं तो आप जैसे आप कहीं के डीसी बनेंगे. ठीक है, समझ गए? ओके, चलिए नेक्स्ट. अभी अभी आज अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आईईएस. हम लोग हर बार किसी ना किसी एक जॉब प्रोफाइल को लेकर के अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं. इसमें आईईएस के बारे में है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज. ठीक है, तो आपने 12वीं आपने मैथ्स से किया है और आप बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स आपने किया है. ठीक है, उसके बाद आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स कर सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट. ठीक है, यूपीएससी आईईएस एग्जामिनेशन उसके बाद आपको देना पड़ेगा. ठीक है, मतलब आप ये पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, मास्टर्स इसमें करना होगा और तब यूपीएससी की आईईएस की परीक्षा है, उस परीक्षा को आप दे सकते हैं. ठीक है, ये एक नेविगेटर हुआ कि मतलब एक रास्ता हुआ जिससे आप यूपीएससी दे करके आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जा सकते हैं. ठीक है, ओके. दूसरा जो है वो क्या है, 12वीं
की परीक्षा, सॉरी मैथ्स के साथ आप 12वीं मतलब साइंस पीसीएम आप पढ़ रहे हैं, देन आप फिर बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स में आप ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स करते हैं, और तब फिर आप एलिजिबल होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट यूपीएससी आईईएस एग्जामिनेशन। ये स्पेसिफिकली मास्टर्स किए हुए बच्चों के लिए, जो कि इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स में जिन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली है, उन बच्चों के लिए ये है। ठीक है, तब जाकर के वो इकोनॉमिक सर्विस में आ सकते हैं। ठीक है, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं करियर इन सिविल सर्विसेज, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी की परीक्षा, है ना। तो यूपीएससी की परीक्षा दे करके मतलब या तो हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकते हैं, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में, या इंडियन फॉरेन सर्विस, है ना, भारत मतलब जो जैसे राजदूत बनके, एम्बेसडर बनके फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, या एम्बेसी में जिनके जो ऑफिशियल्स रहते हैं, है ना, इंडियन ऑफिशियल्स, तो वो आईएफएस वाले ही रहते हैं, आईएफएस वालों को भेजा जाता है। ठीक है, फिर है इंडियन फॉरेन फॉरेस्ट सर्विस, एक है इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो ये वन विभाग में आपकी नौकरी लगेगी, आप वन विभाग के जैसे उच्च अधिकारी आप बनेंगे अगर आप यूपीएससी की परीक्षा पास करते हैं तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, जो टैक्स वाला जो रहता है ना, इनकम टैक्स और वो सब के जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं, वो आईआरएस की परीक्षा ही पास करके आते हैं। ठीक है, जैसे किरण बेदी कौन है? आप लोगों में से कितनों को पता है किरण बेदी कौन है? भारत की पहली आईपीएस। वेरी गुड, भारत की पहली महिला आईपीएस है ना। और अभी वो कहाँ है आपको पता है? अभी वो क्या है वर्तमान में? वो रिटायर हो चुकी हैं। उन्होंने तिहाड़ जेल में बहुत सुधार कार्य किए। ठीक है, कैदियों के लिए पहले कैदियों को एकदम जानवरों जैसा ट्रीट किया जाता था, लेकिन तिहाड़ जेल में उन्होंने उनके ट्रेनिंग की, उनके पढ़ाई की व्यवस्था की, बहुत काम किया। ठीक है, और उसके बाद तिहाड़ तिहाड़ जो जेल है वो दिल्ली में है ना, और तिहाड़ जेल में जो एकदम भयानक क्रिमिनल्स होते हैं, जिन्होंने सीरियल किलिंग किया हुआ रहेगा या कहीं बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह किए रहेंगे, मतलब बहुत जघन्य अपराध जिन्होंने किया रहता है, उनको तिहाड़ जेल में ले जाते हैं, है ना, और वहां बहुत सख्त पाबंदी और बहुत कुछ रहता है। तो तिहाड़, लेकिन फिर भी कुछ भी है, उन उन कैदियों ने जो भी किया वो किया, लेकिन अब उनको एक सुधरने का मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए किरण बेदी ने वहां पे वो प्रोग्राम्स रन किए उनके, ताकि वो अगर अपनी सजा काट करके जब वापस आ रहे हैं सोसाइटी में, तो उनको अपने आजीविका को आजीविका के लिए वो तैयार रहे। ठीक है, वो कमाने के साधन उनको पता रहे, वापस से वो क्राइम में या अपराध की दुनिया में न जाएं, उसके लिए किरण बेदी ने बहुत काम किया। और अभी वो गोवा की ये है राज्यपाल हैं। राज्यपाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्विकली? गवर्नर। गवर्नर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो ये हमने कुछ यूपीएससी के थ्रू हम किन किन सर्विसेज में जा सकते हैं ये हमने अभी देखा, और प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब सिविल सर्विसेज वाले जो गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज में क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनका रहता है, मतलब वहां जाएंगे तो वो क्या क्या काम करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट का जो भी जैसे जो प्लान्स वगैरह रहता है, जो योजनाएं आती हैं, ठीक है, या जैसे योजनाएं मतलब किसी राज्य के विकास के लिए जो योजनाएं बनेगी या देश के स्तर पे जो योजनाएं बनती हैं, तो उन योजनाओं का एग्जीक्यूशन, उनका इम्प्लीमेंटेशन का काम आईएएस का रहता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो ऑफिसर्स होते हैं उनका वो काम होता है। ठीक है, और आईपीएस वालों का काम क्या रहेगा कि
जो भी ये बिना किसी भी राज्य में या हमारे देश में कानून व्यवस्था सही रहे, है ना, तो वो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जिनका ये काम होता है कि जो भी हमारे देश का कानून है उसको लागू कराया जाए, है ना, उसके पालन को सुनिश्चित किया जाए। अगर ट्रैफिक से रिलेटेड है तो ट्रैफिक नियमों का पालन हो, ठीक है। और जैसे मान लो जो भी है कि हम किसी को ऐसे ही दिन दहाड़े नहीं मार सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स, जितना भी जो जो कानून के दायरे के अंदर की चीजें हैं, वो इनका काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, वो नियम को इम्प्लीमेंट कराना इन ऑफिसर्स का काम होता है, ठीक है। अब इनको उसके बाद ये लोग पॉलिसी मेकिंग का भी हिस्सा रहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो योजनाएं सिर्फ लागू कराएंगे, बल्कि योजनाएं बनाते भी यही ऑफिसर्स हैं। आईएएस आईपीएस जैसे कानून व्यवस्था को लागू कराने के लिए जो भी नियम कानून बनते हैं, जो जो भी उसका फॉर्मुलेट होता है, प्लान्स वगैरह बनता है, जैसे आप लोग पंचवर्षीय योजना पढ़ते होंगे, है ना, आपने पढ़ा है ना पंचवर्षीय योजना? हेलो, ओके। सो पंचवर्षीय योजना बनाते कौन है, आपको पता है? ये आईएएस जो होते हैं वही लोग ये पंचवर्षीय योजनाओं को रिव्यू करते हैं, रिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम भी वही लोग करते हैं, मतलब उसको बनाएंगे भी वो पॉलिसीज, ठीक है, और उसको लागू भी कराने का उनका जिम्मा होता है। गॉट इट? उसके बाद गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार चुन के आई है, जिनको हमने इलेक्ट किया है अपने देश में देश का शासन चलाने के लिए, तो उस उस गवर्निंग या रूलिंग पार्टी को ये ऑफिसर्स ही सपोर्ट करते हैं क्या करने में, देश का संचालन में, देश में जो शासन व्यवस्था है उसको ठीक रखने में, उसको चलाने में। अंडरस्टूड? यस मैम। तो ये सारे काम है किनके? आईएएस या आईपीएस या यूपीएससी से जो सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी चुनकर जाते हैं उनका ये काम होता है, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, मोदी जी हैं, ठीक है, तो मोदी जी के साथ बहुत सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स होंगे जो उनके ये रहेंगे, सलाहकार रहेंगे, एडवाइजर्स रहेंगे, ठीक है। और उनको सारी सारी व्यवस्था के बारे में बताएंगे कि देखिए ये चीजें हो रही हैं, ये हमारा योजना है, हमने इन योजनाओं को ऐसे लागू किया है, और इस क्षेत्र में ये लागू हुआ तो इसका ये प्रॉब्लम आया है, इसका सोल्यूशन ये है। ये सारा इस तरह से करके प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को ये ऑफिसर्स सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उनके जैसे चीफ सेक्रेटरी और वो सब जो पोस्ट्स होता है, वो यही आईएएस ऑफिसर्स ही उन पोजीशंस पर जाते हैं, है ना। यहाँ नेक्स्ट है, अब इनको कौन से की स्किल्स चाहिए, तो इनको क्रिटिकल थिंकिंग, इनका मतलब थॉट लेवल, जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो बहुत हाई चाहिए, है ना। हर चीज का मूल्यांकन करने की इनमें क्षमता होनी चाहिए, और ये डेवलप की जाती है एनालाइज कर करके। जैसे अभी से आप ये स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। कैसे? मान लो आपके स्कूल का जो पूरा व्यवस्था है, फॉरगेट अबाउट स्कूल, आपके क्लास की जो व्यवस्था है, क्लास में कोई मॉनिटर है, या क्लास का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, क्लास 9A सेक्शन कैसा परफॉर्म कर रहा है एज अ होल क्लास, कितने बच्चे मैथ्स में कमजोर हैं या मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, कितने बच्चे अंग्रेजी में बहुत अच्छे हैं, कितने बच्चे सोशल साइंस में अच्छे हैं, या उनको प्रॉब्लम है इन सब्जेक्ट्स में, ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, और उसके बाद अब उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं कि भाई इसका रीजन क्या है, ये बच्चे क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं अच्छे से एग्जाम में, मार्क्स इनका हमेशा क्यों बिलो 50 रह रहा है, या बिलो, मतलब इवन कुछ बच्चे पास मार्क्स भी क्यों नहीं ला पा रहे हैं। तो ये फाइंड आउट करके उसके बाद ये रीजन फाइंड करना, और उस रीजन को, उसका सोल्यूशन, उसको दूर कैसे किया जाए, उसका सोल्यूशन ढूंढना, इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप जब आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं
तो आप में क्रिटिकल थिंकिंग का जो स्किल है वो बढ़ता है। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों ही वो साथ साथ बढ़ेगा। ठीक है, जब आप चीजों को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं और फिर उस समस्या को दूर करने के लिए उसके सॉल्यूशंस लेके आते हैं। लीडरशिप स्किल चाहिए आपको, नेतृत्व करने की क्षमता। अब मान लो आपके क्लास में किसी बच्चे का नंबर कम आ रहा है, तो अगर आप क्लास मॉनिटर हैं तो आपको सिर्फ ये नहीं कि बोर्ड में कौन बात कर रहा है उसका नाम लिख दिया और बोर्ड में डेट आज का, टीचर कौन आएगा पढ़ाने, कितना पीरियड चल रहा है वो लिख दिए, इसी से सिर्फ आप मॉनिटर नहीं हो गए और 4 कॉपी मैम को ले जाकर स्टाफ रूम में पहुंचा दिए। नो, नॉट एट ऑल। आप लीडर तब होंगे क्लास के जब आप देखेंगे कि आपके क्लास में कौन कौन बच्चे हैं जो कभी बात ही नहीं करते हैं, चुप रहते हैं हमेशा, वो क्लास में कभी जवाब नहीं देते, या कौन से बच्चों की हैंडराइटिंग खराब है, कौन से बच्चे हैं जिनको की मैथ्स में सपोर्ट की जरूरत है, या उनके फ्रेंड सर्कल में उनके फ्रेंड्स नहीं है, या वो लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ये सब चीजों को आप पता करके और उसके बाद उसका सल्यूशन अपने फिर फ्रेंड्स के साथ बैठ करके उस पर डिस्कस करके, अपने टीचर से डिस्कस करके, प्रिंसिपल से डिस्कस करके, और जब आप सल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं लीडरशिप स्किल। और ये अभी से आप डेवलप कर सकते हैं और ये हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मैथ्स में कम नंबर ला रहा है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की नई गुंजाइश है, बिल्कुल कर सकता है, वो अपने अंदर की स्किल डेवलप कर सकता है, लीडरशिप स्किल डेवलप कर सकता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब कि आप टीम वर्कर हैं, टीम में मिल करके, जैसे 10 लोग हैं तो 10 का क्या मत आ रहा है और उसके बाद में जो बेस्ट सोल्यूशन, तो इसको हम लोग जैसे कोऑर्डिनेशन से ही ये पॉसिबल है। कोई कार्यक्रम होना है, 15 अगस्त 26 जनवरी का कार्यक्रम है, तो आप लोग आपस में मिलजुल करके जब तैयार करते हैं कोई प्रोग्राम, उसके बाद पूरा इवेंट का पूरा फाइनलाइज करते हैं फ्लो, और फिर वो प्रोग्राम होता है, तो इसको आपसी कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, फिर पीपल मैनेजमेंट मतलब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एक प्रोग्राम करवाने का, तो जैसा कोई प्रोग्राम आप कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में मान लो आपने किसी को गाने का जिम्मा दे दिया, किसी को उसमें सिटिंग अरेंजमेंट देखने का जिम्मा दिया, किसी को साफ सफाई का जिम्मा दिया, किसी को गेस्ट का लिस्ट तैयार करने का जिम्मा दिया। तो इस तरह से आप अलग अलग लोगों को उनकी क्षमता के हिसाब से उनसे काम करवा रहे हैं, इसको हम लोग पीपल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, किसको क्या परेशानी आ रही है उसको सुन के, समझ के, उसके हिसाब से उसके साथ मिल करके आप सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो ये पीपल मैनेजमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है इंटरपर्सनल स्किल, मतलब एक दूसरे के साथ आपका जो अंतरवैयक्तिक रिश्ता है उसको अच्छा करने की जो क्षमता होती है, या उसका एक कौशल है, ये भी एक स्किल है ना। कि मान लो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं क्लियरली बताऊंगी कि भाई तुम लोग मेरे क्लास में टाइम पे नहीं आ रहे हो, मुझे आंसर नहीं बता रहे हो, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तुम लोग चुप रहते हो। ठीक है, तो मुझे अब मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने प्रॉब्लम्स आपसे मैंने शेयर किया। ठीक है, या मैं किसी दिन क्लास में लेट से आई हूँ तो आपसे फिर मैं बात की कि देखो मेरे साथ ये चीज हो रहा है इसलिए मुझे लेट हो रहा है, तो प्लीज अब टाइम हम लोग अपना थोड़ा अर्ली कर लें या लेट कर लें। तो इस तरह का जब हम लोग आपस में एक दूसरे की समस्याएं सुनते, समझते और उसके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलपमेंट। और ये एक स्किल है जो हमें अभी से अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है एज अ लाइफ स्किल। ठीक है, और इन ऑफिसर्स में ये क्वालिटी होनी ही होनी है, नहीं होगी तो वो लोग अपने पूरे राज्य का जो वो है शासन प्रशासन वो ढंग से नहीं चला पाएंगे। ठीक है, जैसे बोर्ड एग्जाम अभी हुआ तो आपके रांची डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी, मतलब रांची के जो डीसी हैं, है ना, वो उनका जिम्मा था पूरे ये पूरे शहर में, आई मीन पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जिले में जितने भी उसके ब्लॉक्स हैं, जितने भी ये हैं स्कूल्स हैं ब्लॉक्स में, उन स्कूल्स में शांति पूर्वक परीक्षा और अच्छे ढंग से बिना चोरी वोरी के परीक्षा
करवाना उनकी जिम्मेवारी थी। ठीक है, सही समय पे सब जगह प्रश्न पहुंच जाए, उत्तर पुस्तिकाएं सही समय पे आ जाए, कहीं कोई गलत काम ना हो रहा हो, क्वेश्चन पहले से दे दिया गया हो, आंसर बच्चे पहले से लिख के बैठे हो। ठीक है, इस तरह की जो मेरा गलत चीजें जो है परीक्षा के समय वो ना हो। तो ये सारा जिम्मा किनका था? आपके डीसी का था। ठीक है, तो और डीसी के साथ पूरी उनकी टीम थी जिसके साथ मिल करके और उन्होंने ये पूरी परीक्षाएं चलवाई, करवाई अच्छे से, शांतिपूर्ण ढंग से। ठीक है, तो ये सारा काम करने के लिए उनको ये स्किल्स आने ही आने चाहिए। लास्ट है जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। मान लो कि उनको मालूम चला कि किसी स्कूल में वहां के प्रिंसिपल ने कुछ अनियमितताएं बरती हैं, गलतियां की हैं, उन्होंने प्रश्न पत्र ऐसे खुले में छोड़ दिया था, एक दो क्वेश्चंस किसी ने निकाल लिया और प्रश्न पत्र लीक हो गया, ऐसे मान लो ये पता चले तो एकदम, या उस विद्यालय में चोरी करते हुए बच्चे पकड़े गए, तो इमीडिएटली वहां पे डिसीजन लेना कि भाई अब आपने ये गलती की है तो अब कुछ उनके खिलाफ एक्शन लेना है, जो भी जरूरी एक्शन है ना। तो ये सब निर्णय लेना, ये क्षमता होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट में। ठीक है, तो ये हो गया की स्किल्स जो चाहिए हमें उस फील्ड में जाने के लिए या आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। अभी देखो अब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज में। तो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ, अगर आपने लॉ की पढ़ाई की है, ठीक है, और आपने यूपीएससी की परीक्षा दी, तो आप वहां पे जहां नियम कानून जो बनते हैं उस विभाग में आप ऑफिसर हो सकते हैं। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, डिफेंस का जो अकाउंट्स है, सी डिफेंस का पूरा सिस्टम जो है ना वो उनके सेना का हर चीज उनके हाथ में है। तो सेना को कितना पैसा मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो पैसा कैसे खर्च हो रहा है, इन सब का लेखा जोखा इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज के ऑफिसर्स रखते हैं। तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं अगर आप डिफेंस की परीक्षा आपने पास की है, ठीक है, यूपीएससी के थ्रू, तो आप यहाँ आप जॉब कर सकते हैं। फिर इंडियन डिफेंस एस्टेट्स सर्विसेज, मैंने बोला कि डिफेंस का जितना अपना एरिया है उसका उसका अपना नियम कानून होता है, उसके अपने जमीन की देखरेख का, उसके अपने अकाउंट्स का, सारा जिम्मा वो डिफेंस का अपने हाथ में रहता है। ठीक है, और उसमें आप उसके मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इस परीक्षा को पास करते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस तो मैं अभी हमने बात किया ही। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है, ये मतलब सूचना और प्रसार मंत्रालय में आप उच्च अधिकारी बन सकते हैं। फिर इंडियन पोस्टल सर्विसेज, जो आप जीपीओ देखते हैं या पोस्ट ऑफिस जितने देखते हैं, वहां के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, है ना, जनरल पोस्ट मास्टर जो होता है, जो हेड होता है किसी भी पोस्ट ऑफिस का, तो वो सब पोस्ट में आप इन परीक्षाओं के माध्यम से जा सकते हैं। फिर है IRTS, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, मतलब देखो रेलवे का तो एक सर्विस है ही, रेलवे में जैसे उसका ट्रैफिक सिग्नल पूरा कि कहाँ कहाँ रूट है, कैसे ट्रेन, मतलब ऐसा ना हो कि मैं एक ट्रेन रांची से पटना जा रही है और उसी लाइन पे मैं पटना से रांची एक ट्रेन ले आऊं, तो कोलैड हो जाएगा ना, टक्कर हो जाएगी। तो ये सब चीजों का ध्यान रखने के लिए ये ट्रैफिक सर्विस होता है और उसमें उच्च अधिकारी होते हैं, वो काम करते हैं और वो यूपीएससी के थ्रू ही परीक्षा पास करके जाते हैं। फिर है IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। अभी हमने देखा कि जैसे जो हमारे कर हैं, जो हम टैक्स देते हैं और उस टैक्स का कलेक्शन, उसका सही ढंग से उपयोग, ये सारा काम ये रेवेन्यू सर्विसेज वाले करते हैं। ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का, इसका आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखो ये टेक्निकल है और ये नॉन टेक्निकल एग्जाम है। तो जब हम अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो उच्च अधिकारी बन करके, तो हमें उसका आईटी वाला एग्जाम देना पड़ेगा और हमें आईटी की पढ़ाई भी की होनी चाहिए। जैसे हम बीसीए हमने किया है ना, या कंप्यूटर साइंस में हमने बैचलर्स डिग्री ली है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस किया है, या हमने बीटेक किया है, तब हम लोग इस आईटी वाले फील्ड में हम जा सकते हैं। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, ये रेलवे का अकाउंट जो है वो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज ये मैनेज करता है और यहाँ से
ऑफिसर आप बन सकते हो, इसके उच्चाधिकारी आप यूपीएससी की IRAS एग्जाम को दे करके आप बन सकते हो। ठीक है, IAS के बारे में हमने बात कर लिया। और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, ये पूरे देश का लेखा जोखा जो होता है, जितना अकाउंट मैनेज होता है, कितना हमारा पूरा देश का कितना अर्निंग है, कितना पैसा है हमारे खजाने में, और वो सब सारा चीज का लेखा जोखा वो इस मतलब इस डिपार्टमेंट के लोग वो देखते हैं। और वहां जाने के लिए हमें इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज की परीक्षा पास करनी होगी, तब हम वहां पर जा सकेंगे। ठीक है, और इसकी सैलरी मैंने पहले ही आपको बताई थी कि इसकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी ही 70,000 से लेकर 70-80 हजार से लेकर के 2 लाख रुपए तक इसकी सैलरी है। और जो इनको सुविधाएं मिलती हैं वो अलग से मिलती हैं। ठीक है, और इसका लेवल ऑफ, देखो इसका फीस मतलब पढ़ाई का खर्चा कम होता है, लेकिन इसकी डिमांड हाई है, सैलरी भी इसमें हाई होता है, और लेवल ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पहुंचने के लिए आपको तैयारी भी बहुत ज्यादा करनी होती है। मतलब आप में 16-17 घंटा बैठ के लिख के पढ़ने की वो होनी चाहिए आप में, वो क्वालिटी होगा, तभी जाकर के आप ये सब परीक्षाएं पास कर पाएंगे। ठीक है, और ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि 12वीं कोई भी स्ट्रीम से पढ़ें, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से करें, और फिर यूपीएससी की परीक्षा आप दें। और जब आप यूपीएससी की परीक्षा देते हैं तो आप जाकर के फिर IAS IPS IES IRS ये सब परीक्षाओं को पास करते हैं, और फिर उन जॉब्स में आप पहुंचते हैं। ठीक है, वो प्रेफरेंसेस एग्जाम के टाइम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और स्किल्स भी हमने इसके लिए जान लिया। आप जो विषय होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट होता है, आप जिस विषय में ग्रेजुएशन किए रहेंगे वो विषय पढ़ना होगा। उसके बाद फिर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, उसकी पढ़ाई आप मतलब उस पेपर की भी पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, इसका मतलब आपको ओवरऑल हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, उसके बाद में रीजनिंग, लॉजिकल मतलब मैथ्स का आप समझ लो कि रीजनिंग वाला जो हिस्सा है वो, ये सारा चीज मिला करके और इसकी परीक्षा होती है। पीटी एक परीक्षा होती है पहले स्तर पे, प्रारंभिक परीक्षा, वहां पास करेंगे तो फिर आपको मेंस की परीक्षा देने का मौका मिलता है। पीटी जो होता है वो सिर्फ ये होगा, एमसीक्यूज होता है ना, ऑप्शनल आंसर्स रहते हैं, आपको टिक मार्क लगाना रहता है। लेकिन जो मेन परीक्षा होता है उसमें आपको ऑप्शनल भी रहेगा, उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी रहते हैं, लॉन्ग आंसर्स भी रहते हैं। ठीक है, मतलब उसमें लॉन्ग आंसर्स मतलब आप समझ लो कि एक आंसर 20-30 पेज में आप लिखोगे, इतना लंबा लंबा उसमें वो वर्ड लिमिट्स रहता है उसका। और आपको वही 3 घंटे का समय मिलेगा, उसी में आपको वो कंप्लीट करके आना है। आपके अपने विषय से संबंधित प्रश्न होते ही है उसमें। ठीक है, आप जो विषय का चुनाव करेंगे वहां पे उस विषय की आप परीक्षा देंगे, और तब जब अगर मेंस पास कर गए, ठीक है, तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। और इंटरव्यू और मेंस का जो मार्क्स है वो दोनों मिला करके आपको फिर फाइनल आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, एंड तब आप फिर यूपीएससी की परीक्षा पास करके फाइनल सेलेक्ट हो करके और आईएएस जो भी आपने चुना होगा, आईएएस आईपीएस, आपके रैंकिंग के हिसाब से, आपने जैसा मार्क्स आपने पाया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप आईएएस आईपीएस बन पाएंगे। ठीक है, जो बहुत हाई मार्क्स लेकर के आते हैं टॉपर्स वगैरह, वो यूजुअली आईएएस फॉर्म में जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उनको अगर आईपीएस में जाना है, आईपीएस बनना है, तो वो भी फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है,